अस्सलामुअलैकुम एंड अ वेरी गुड मॉर्निंग। जागो लाहौर में आप सबको खुश आमदीद। मैं हूँ आपकी होस्ट नूरुल सहर। उम्मीद करती हूँ आप सब ठीक होंगे, खैरियत से होंगे और आपने आज के दिन का आगाज़ बहुत ही प्यारी मुस्कुराहट के साथ किया होगा। व्यूअर्स, कभी आपने ये गौर किया है कि कुछ लोग बग़ैर ज़्यादा बोले भी सबकी अटेंशन ग्रैब कर लेते हैं। इनकी शख्सियत, इनका अंदाज़ गुफ्तगू, चलने फिरने का तरीका और चेहरे के तासुरात ही इनका एतमाद ज़ाहिर कर देते हैं और यही चीज़ कहलाती है अच्छी बॉडी लैंग्वेज। इंसान की बॉडी लैंग्वेज इसकी खामोश ज़ुबान होती है। वो कहते हैं ना, नो कम्युनिकेशन इज़ ऑलवेज़ अ कम्युनिकेशन। मतलब अगर आप नहीं भी कम्युनिकेट करें तो आप फिर भी कम्युनिकेट कर रहे हैं। कभी हमारी मुस्कुराहट, कभी बैठने का अंदाज़ और कभी बात करते वक्त हमारा रवैया दूसरों पर वो असर छोड़ देता है जो अल्फाज भी नहीं छोड़ पाते। और आज हम बात करेंगे कि अच्छी बॉडी लैंग्वेज क्यों इम्पॉर्टेंट है और हम इसे आसान तरीक़ों से कैसे बेहतर बना सकते हैं। तो सबसे पहले अपने चेहरे पर हल्की सी मुस्कुराहट रखना सीखें, क्योंकि मुस्कुराता हुआ चेहरा इंसान को पुरएतमाद और खुश अखलाक दिखाता है। दूसरी इम्पॉर्टेंट बात यह है कि बात करते वक्त नज़रें चुरा कर नहीं बल्कि एतमाद और एहतराम के साथ सामने वाले की तरफ देख कर बात करें। इससे आपकी बात में वज़न पैदा होता है और चलने और बैठने का अंदाज़ भी बहुत अहम होता है। सीधा खड़ा होना, सुकून से बैठना और जल्दी जल्दी घबराए हुए अंदाज में बहुत ज़्यादा मूवमेंट ना करना इंसान की शख्सियत को मजबूत और बावकार बनाता है। इसके साथ साथ नरम लहजा, तहम्मुल और दूसरों की बात गौर से सुनना भी अच्छी बॉडी लैंग्वेज का हिस्सा है, क्योंकि सिर्फ जिस्म का अंदाज नहीं बल्कि रवैया भी इंसान की शख्सियत को खूबसूरत बना देता है। और याद रखें, अच्छी बॉडी लैंग्वेज इंसान के एतमाद, अच्छे अखलाक और मस्बत सोच की पहचान होती है। तो इसी खूबसूरत सोच के साथ हम आज के प्रोग्राम का आगाज़ करते हैं और आगे बढ़ते हैं अपने पहले सेगमेंट की जानिब और बात करेंगे आज हम अपने स्लीप साइकिल के हवाले से, स्लीप रूटीन के हवाले से, क्योंकि जो नींद है वो जिस्म के बेहतर तौर पर फंक्शन करने के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। आजकल हम मोबाइल फ़ोन, स्ट्रेस, रात देर तक जागने और बेतरतीब रूटीन की वजह से नींद की कमी का एक आम मसला देखते हैं, जो हर दूसरा शख्स इसका शिकार है। और एक्सपर्ट्स के मुताबिक अच्छी नींद ना सिर्फ पेट की चर्बी कम करने में मदद देती है बल्कि ख़वातीन में जो इम्बैलेंस हो जाता है हार्मोन्स का, उसको भी बेहतर करती है और कई बीमारियां खुसूसन ब्रेस्ट कैंसर के ख़तरात को भी कम कर सकती है। और आज हमारे साथ गेस्ट मौजूद हैं, उनसे हम जानेंगे कि कैसे हम अपनी नींद को बेहतर बना सकते हैं और नींद ना आने की वजूहात क्या हैं, और जिन लोगों को बिल्कुल नींद नहीं आती और वो स्लीपिंग पिल्स इस्तेमाल करते हैं, क्या वो उससे छुटकारा हासिल कर सकते हैं या नहीं। इसी बारे से बात करेंगे। मेरे साथ मौजूद हैं हकीम साहब, हकीम सरफराज अहमद नूर साहब। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप? आप ठीक हैं जी, अल्लाह का शुक्र। साथ साथ मेरे साथ मौजूद है कंसल्टेंट हर्बलिस्ट डॉक्टर हाशिम अली खान। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप? अल्लाह का शुक्र, आप खैरियत से? अल्लाह का शुक्र। अच्छा डॉक्टर साहब, सबसे पहले बताएं कि नींद ना आने की क्या रीज़न्स होती हैं, क्योंकि हम देखते हैं आजकल क्योंकि हम सोशल मीडिया की भी बहुत ज़्यादा एडिक्ट हैं, तो रात देर तक हम फ़ोन इस्तेमाल कर रहे होते हैं। तो उसके अलावा कुछ लोग नहीं भी इस्तेमाल करते, फिर भी वो शिकायत करते हैं कि बहुत सालों से हमें नींद नहीं आ रही, तो हम स्लीपिंग पिल्स इस्तेमाल कर रहे हैं। तो बहुत अरसे तक उन्होंने स्लीपिंग पिल्स इस्तेमाल किए हैं, तो अब वो भी उनको फ़ायदा नहीं देती। तो इस हवाले से गाइड करें। आई अप्रिशिएट योर कंसर्न बिकॉज ये बहुत वाइटल इशू है हमारे अपना सोसाइटी में, इसलिए कि हमने नींद से ना खिलवाड़ बड़ा बुरा किया हुआ। बिकॉज नींद का एक बायोलॉजिकल, इंतहाई वाइटल एक बायोलॉजिकल प्रोसेस है ये, जो कि आपकी बॉडी को रेगुलेट करता है। जब आप किसी भी चीज़ का बैलेंस आउट कर देंगे ना, तो वो अल्टीमेटली वो आप लीड नहीं कर सकें टुवर्ड्स योर मंजिल की तरफ, आप पहुंच ही नहीं सकते। मैं सादा अल्फाज में कोशिश करूंगा। नींद अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की बनाई हुई लामहदूद नेमतों में से एक लाजवाल नेमत है। बिल्कुल ऐसे ही। और हमने उसके साथ खिलवाड़ ये कर दिया कि आप देखें, अल्लाह ने एक सिस्टम बनाया, बायोलॉजिकल सिस्टम, कि सनराइज मीन उठ जाओ, एग्जैक्टली, सनसेट मीन लेट जाओ। ठीक है, अब ये ऐसा है कि जो ही सनसेट होने के करीब आता है तो बॉडी के जितने भी हरारत है ना, टेम्परेचर जिसको कहते हैं, वो बॉडी की वैल्यूज़ जो है ना वो डाउन होनी शुरू हो जाती हैं। अब जब जो ही डाउन होनी शुरू हो जाती हैं, वो एक बायोलॉजिकल नेचुरल प्रोसेस है बॉडी का, कि अब आपका टाइम रेस्टिंग मोड पे जा रहा है, आपकी बॉडी का सिस्टम जो है ना वो कन्वर्ट हो गया। हम क्या करते हैं, हम उसको बॉदर नहीं करते और फिर हम उसके ऊपर प्रेशराइज करके ना उसको प्रोलॉन्ग किया जाता है। बिल्कुल ऐसे ही हमारे साथ कॉलर है, उनका भी सवाल लेते हैं। जी अस्सलाम वालेकुम, गुलाम सरवर। वालेकुम सलाम जी।
क्या हाल है आपका? जी अल्लाह का शुक्र, आप खैरियत से हैं? मेरा दिल बाहर निकलने को कर रहा है, मेरा जो खाता हूँ वो भी सब निकल जाता है, दिल नहीं मेरा काबू में है, दिल बहुत खतरा है। हकीम साहब को सब बताएं कि मेरा कोई इलाज करें। अच्छा, थोड़ा सा एक्सप्लेन करें आपको मसला क्या है और कितने अरसे से है और आपकी एज क्या है, उम्र क्या है आपकी? उम्र मेरी 80 साल है। ठीक है, और आपको मसला क्या है? खाना जो खाते हैं वो बाहर आ जाता है? घट रहा है, दिल बाहर निकलने को कर रहा है, जो खाना खाता हूँ बाहर निकल जाता है। ठीक है, तो हम डिस्कशन कर रहे थे डॉक्टर साहब, लेकिन हकीम साहब से हाँ, सवाल है तो sure. हकीम साहब उनका जवाब दीजिए। और आई गेस उनको मसला है कि डाइजेशन का भी मसला है और वो कह रहे हैं खाना बाहर आ जाता है। उनको स्टोमिक का मसला है। सबसे पहले बात तो ये है कि निज़ाम इंतज़ाम जो है ना हमारा, वो हमारी बॉडी का सबसे पहला जो है ना वो फंक्शन वो है। आपका निज़ाम इंतज़ाम दुरुस्त है तो आप तंदुरुस्त हैं, अगर उसमें ख़राबी है तो फिर बीमारियाँ ही बीमारियाँ। तो मेरे भाई को मैं ये कहूँगा कि आप एक तो बिल्कुल सादा ग़िज़ा और ज़ूद हज़म ग़िज़ा खाएँ और मुरगन ग़िज़ाओं से परहेज़ करें, और खाना खाने के बाद डाइजेशन के लिए ताकि खाना हज़म हो, पेट में वो बोझ ना बनाए और वो ऊपर आने को ना करे, तो मैं बिल्कुल उनको सिंपल सा नुस्खा बता रहा हूँ। ये देसी अजवाइन है, ठीक है, सिंगल इंग्रेडिएंट है, ये आपने लेनी है और इसको ग्राइंड करके 0 के कैप्सूल में भर लेना, या फिर ये है कि आधी चमची चाय वाली वो पानी के साथ आपने खाना खाने के बाद खानी। तो इंशाल्लाह आपका जो ये बाहर आने को करता है ना दिल, या वॉमिटिंग या बुखार चढ़ते हैं उसकी वजह से दिल घबराता है, वो ठीक हो जाएगा। बाकी ये जो है ये है गुड़हल का फूल, ठीक है, ये अभी इस मार रोड पे गुजरेंगे तो सारी बाउंड्री लाइन ऐसे पे ही है। ये सारा यही लगा हुआ है। तो ये दिल जो उनका घबराता है, पल्पिटेशन है, ये मैदे की वजह से और गैस और बुखार चढ़ने की वजह से। तो दिल को तक़वियत देने के लिए और दिल के धड़के को, जिसे खफकान कहते हैं, पल्पिटेशन ऑफ हार्ट कहते हैं, उसके लिए ये 5-7 फूल रोज़ाना सुबह इसको अच्छी तरह धो के चबा लिया करें तो इनका मसला अल्लाह के फजल से हल हो जाएगा। नींद जिन लोगों को नहीं आती उनके लिए सबसे अच्छा टोटका कौन सा है, सबसे अच्छा नुस्खा कौन सा है? सबसे अच्छा नुस्खा जो ये है कि देखिए जी, नींद के बारे में तो अल्लाह ताला ने ख़ुद कुरान हकीम में फरमाया, 30वें सुपारे में सूरत अन-निबा में अल्लाह ताला ने फरमाया वजअलना नौमकुम सुबाता, हमने नींद आपके लिए आराम का बायस बनाया अल्लाह ताला ने। वजअलना नहारा माशा, और दिन को ज़रिया माश के लिए बनाया। दिन को जितनी मर्ज़ी मेहनत करे, रात को जो है वो आराम के लिए बनाया। अब हमारा हाल ये है कि हम पहली बात तो यह है कि लेट खाना खाते हैं, काम से आए 9 बज गए 10 बज गए, लाओ जी खाना, उसके फ़ौरन बाद आप बेड पे चले जाते हैं। वो खाना तो आपका हज़म नहीं होता, आपका मैदा सारी रात उस खाने को हज़म करने में लगा रहेगा। तो उससे ये है कि आप करवटें बदलें, कभी इधर होंगे कभी इधर होंगे, उससे फिर आपको परफेक्ट नींद नहीं आएगी, साउंड स्लीप नहीं आएगी, बिल्कुल ऐसे। और ना ही आप जब सुबह को उठेंगे फ्रेश होंगे। मसला तो ये नींद किस चीज़ का नाम है कि आप जब सुबह उठें तो आपकी बॉडी और आपका जिस्म फ्रेश हो। बिल्कुल और ऐसे। एक मैं आपको एक सिंपल सी चीज़ बता रहा हूँ, जी जी सिर्फ बताएं, कोई नुस्खा बताएं। एक लाइन है कि नींद जो है ये दिमाग और जिस्म के लिए बेहतरीन टॉनिक है। डॉक्टर साहब बैठे हुए हैं, मेरी बात की तायीद करेंगे कि ये हुक्माए कराम ने फरमाया कि नींद बेहतरीन जिस्म और दिमाग के लिए टॉनिक है। तो उसके लिए नुस्खा क्या है? अब सुबह के टाइम पे हमने रूटीन बनाई है मुख्तलिफ नाश्तों की, हमने जनाब अंडा पराठा ही खाना, स्लाइस खाने, और आपने काम की चीज़ कोई नहीं करना, ना दूध पीना, ना दही खाना, ना मक्खन खाना, क्योंकि नींद जो बेसिकली डिस्टर्ब होती है और दिमागी खुश्की की वजह से होती है और जिस्म में भी उससे खुश्की पैदा हो जाती है। इसकी अलामत ये है कि आपका मुंह कड़वा रहता है, आप बेचैन बेसुकून रहते हैं, आप मुस्तरब रहते हैं, हर वक्त आपको सुकून नहीं होता।
तो नींद जब फ्रेश आएगी, साउंड स्लीप होगी, तो सुबह आप फ्रेश उठेंगे। उसके लिए नुस्खा मैं बता रहा हूँ। मेरे जो भाई बेख्वाबी का शिकार है, एक तो वो चाय ज़्यादा न पिए, ठीक है। दूसरा नशा आवर अद्वियात जो स्लीपिंग पिल्स हैं और नशा आवर चीज़ों से इज्तनाब करें। सुबह के टाइम पे उनका नाश्ता क्या होगा? मगज़ कद्दू। मेरे तबीब जो है ना, साइंटिस्ट हकीम, उन्होंने कद्दू के ऊपर इतनी रिसर्च की, वो कहते हैं कि दिमाग के लिए ये बेहतरीन सिंगल इंग्रेडिएंट है, अच्छा। मगर इसमें ज़्यादा मिकदार में फास्फोरस होता है। डॉक्टर साहब बैठे हुए हैं, मेरी बात की तारीफ करेंगे। उसका जो है मगज़ कद्दू, मगज़ तरबूज, सौंफ और खशकाश और कासनी के बीज, ये 5-5 ग्राम या 10-10 ग्राम आप ले लें। और इसमें सब्ज़ इलायची जो है वो आपने डालनी है 5 अदद। इसको ग्राइंड करके ना आपने, और गिरी बादाम भी इसमें 10-12 शामिल कर लें। इसको ग्राइंड करके एक बाटल में आप रख लें। सुबह का या तो इसको रगड़ के इसकी सरदाई बना के पिएं, या ठंडा दूध पीते हैं या नीम गर्म दूध पीते हैं, उसमें एक बड़ा चमचा जो होता है वो डाल के पिएं, तो इंशाल्लाह उससे गहरी नींद आनी शुरू हो जाएगी। ठीक है। अच्छा डॉक्टर साहब, कुछ लोग ना नाइट शिफ्ट्स करते हैं, कुछ लोग जॉब्स करते हैं, तो पूरी रात वो काम करते हैं। तो जैसे कि आपने भी बताया, किन साहब ने भी बताया कि रात की नींद बहुत ज़रूरी है, और रात आराम के लिए है और दिन काम के लिए। लेकिन ऑब्वियसली कुछ लोग करते हैं नाइट शिफ्ट्स, वो बाहर की कंपनीज़ के लिए काम कर रहे होते हैं, टाइम जोन का डिफरेंस होता है। तो एक तो बताएं कि उनकी सेहत पर क्या इफ़ेक्ट होता है और कैसे वो हेल्दी रह सकते हैं, अपनी डाइट से उसको कवर कर सकते हैं। इट्स क्रिटिकल। जो टाइम ही नहीं है काम करने का, हम उस वक्त जॉब कर रहे हैं, और अब हमारी मेजॉरिटी जो है यंग जनरेशन की, बिल्कुल ऐसे वो यही कर रही है। और आप देख लें उनकी फ़िज़िकल अपीयरेंस, और इस वक्त जो एडिक्शन की सबसे बड़ी रीज़न है कि वो यही है कि जो स्लीप डिसऑर्डर होगी, सारी रात आपने काम करना है और गैजेट के सामने बैठ के करना है। और मैंने जैसे मेंशन किया, मेरी एक्सपर्टीज़ भी एज ए हर्बलिस्ट ही हैं, तो मैं उस हवाले से बात कर रहा हूँ। अगर आप उसको हिकमत भी कहें तो मेरे लिए बड़ी फ़ख्र की बात है। ठीक है, होता ही है कि हम सारी रात जागते रहते हैं। अब वही बात आपने मेलाटोनिन की जो हैप्पी हार्मोन्स हैं वो तो आएंगे उस वक्त जब आपने सोना है। वो रात को टाइम है 9 बजे से लेके 12 बजे तक, आप तो जाग रहे हैं। आप कैसे एक्सपेक्ट करेंगे कि आप मॉर्निंग में एक नॉर्मोटेंसिव लाइफ गुजारेंगे? दैट इज़ नॉट पॉसिबल। इस वक्त पूरी वर्ल्ड में इम्यून सिस्टम का इम्बैलेंस होने की वजह यही है। आप हमारी जनरेशन को देखें, हर बंदा स्मोकिंग पे लगा हुआ, कोई शीशा पी रहा है, कोई स्मोकिंग कर रहा है, और बेताशा एडिक्शन के टूल्स अवेलेबल हैं, और हमें कोई रोकने वाला नहीं है मार्केट में। उनको कहाँ पे हैं लोग जो ज़िम्मेदार हैं कि जो इस चीज़ की तरफ लेके जा रहे हैं? यंग जनरेशन को हम कैसे एड्रेस करें कि ये तुम्हारे लिए डिज़ास्टर है? कब तक कर लेंगे? और वो सारा दिन सोते हैं तो उनकी बॉडी का सारे हार्मोन डिस्टर्ब हो जाते हैं, इम्यून सिस्टम डिस्टर्ब हो जाता है, वो किसी सूरत भी एक नॉर्मोटेंसिव लाइफ नहीं गुजार सकते। उनके बॉडी के सारे केमिकल सब्सटेंस वो मिंगल अप हो जाते हैं। कोई ऐसी नॉर्मोटेंसिव, क्योंकि स्लीप के लिए 4 मोड्स रखे हैं सुन्नत नबवी में। एक तो होती है नॉर्मल स्लीप, उसके साथ है डीप स्लीप, राइट, और फिर थर्ड फेज आता है वो ड्रीम फुल स्लीप होता है। इन तीनों में डिफरेंट एंजाइम्स जो है ना वो प्रोड्यूस होते हैं। बिल्कुल ऐसे है। और ये टाइम है 8 बजे से लेके 3 बजे सुबह तक। ठीक है, अगर ये तीनों फेजेस में, जिस तरह अभी हकीम साहब ने फरमाया कि अगर नींद करने के बाद आप फ्रेश उठते ही नहीं है, तो इसका मतलब है बायोलॉजिकल इम्बैलेंस हो चुका। एग्जैक्टली ऐसे ही है। और वो आप बीमारियों का घर बना चुके, और फिर मैदा भी खराब होगा, फिर डाइजेशन के साथ लिवर भी, और सारी चीजें, पूरी बॉडी डिस्टर्ब हो जाती है। बिल्कुल ऐसे ही हम बात कर रहे थे नींद के हवाले से। कुछ लोगों को नींद नहीं आती, उसकी क्या रीज़न है इसके पीछे, और कैसे जो लोग बहुत कम सोते हैं, रात को बहुत ज़्यादा फ़ोन इस्तेमाल करते हैं, लेट सोते हैं, कैसे वो उसकी बॉडी को डिस्टर्ब करते हैं। और इस पर बात करने के लिए मेरे साथ मौजूद है हकीम सरफराज अहमद नूर साहब, बहुत शुक्रिया आपका। और साथ साथ कंसल्टेंट हर्बलिस्ट डॉक्टर हाशिम अली खान, थैंक यू सो मच फॉर योर टाइम। अब यहाँ लेंगे एक ब्रेक के बाद दोबारा मिलते हैं।
वेलकम बैक। आगे बढ़ते हैं और बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक पर हम बात करेंगे, क्योंकि आजकल के मसरूफ़ दौर में जो हमारी सेहत है और इंसान जिस्मानी तौर पर बहुत ज़्यादा कमज़ोर हो गया है और बहुत ज़्यादा उसका जो माइंड है वो ऑक्यूपाइड रहता है। ऑफिस में घंटों कंप्यूटर के सामने बैठना, मोबाइल पर देर तक झुके रहना या लंबे वक्त तक एक ही पोजीशन में बैठने से जिस्म के ऊपरी हिस्से में पर शदीद दबाव आता है, जो बाज़ औक़ात दर्द का भी बाइस बनता है और फिर यही वक्त के साथ साथ एक संगीन मसला बनता जाता है जिसे हम सर्वाइकल पेन कहते हैं। और अक्सर लोग जब गर्दन में खिंचाव या कंधों में दर्द महसूस करते हैं तो उसे वक्ती थकन या नींद की कमी समझकर नज़रअंदाज कर देते हैं, लेकिन जैसे टाइम गुजरता है उसके साथ वो बहुत ज़्यादा डेंजरस हो जाती है। तो आज हम इसी पर बात करेंगे। मेरे साथ मौजूद हैं फिजियोथेरेपिस्ट डॉक्टर आयशा सरफराज। अस्सलाम वालेकुम, कैसी हैं आप? ठीक हूँ, आप कैसी हैं? अल्लाह का शुक्र। अच्छा, डॉक्टर आयशा, सबसे पहले तो बताएं कि लोगों के गर्दन और उनके जो पट्टे हैं उस पर बहुत ज़्यादा खिंचाव रहता है और ज़्यादातर वो लोग जो कि ऑफिस में कंप्यूटर के आगे बैठ के काम करते हैं और फिर उनको टेक्निक का भी मसला हो जाता है, तो इसकी और कौन सी रीज़न्स हैं वो बताएं। इसकी बहुत ज़्यादा रीज़न्स है। कुछ मेडिकल रिलेटेड हैं, कुछ आपकी डेली लाइफ से रिलेटेड चीज़ें होती हैं। जैसे आपने खुद बताया कि पॉस्चर से बहुत ज़्यादा आपका इशू रहता है। फिर एंजाइटी और डिप्रेशन जो है ये भी पट्टों में खिंचाव की बहुत एक मेजर रीज़न है। थर्ड नंबर पे आप एक्सरसाइज नहीं करते, इनएक्टिव रहते हैं। और मेडिकल कंडीशन में ये कि एज के साथ आपके जो मोरे हैं और वो पट्टे हैं वो कमज़ोर होना शुरू हो जाते हैं। और आजकल बहुत कॉमन जो मैं रीज़न देख रही हूँ वो कैल्शियम और विटामिन डी की डेफिशिएंसी है, जिसकी वजह से ये प्रॉब्लम बहुत ज़्यादा बढ़ता जा रहा है। और मोबाइल यूज़ और लैपटॉप यूज़ जो है उसका प्रॉपर एक आप लेवल पे सेट नहीं कर पा रहे हैं उसको, तो ओवर यूज़ की वजह से ये प्रॉब्लम बहुत कॉमन हो रहा है। बिल्कुल ऐसे। अच्छा, बाहर के बहुत सारी कंपनीज़ है बड़ी जिन्होंने डेस्क लगाए हुए हैं जहाँ पे आप खड़े होकर काम करते हो, तो आप कुछ भी कर रहे हो। ऑब्वियसली बैठ के भी उनके पास ऑप्शन है, लेकिन अब ज़्यादातर वो इस तरफ शिफ्ट हो रहे हैं कि खड़े रह के काम करना जो है ना इज़ लेस डेंजरस, और जो बैठ के काम करना उससे तो बहुत ज़्यादा बीमारियाँ होती हैं। तो आपको लगता है हमें इसको अडॉप्ट करना चाहिए पाकिस्तान में भी? जी बिल्कुल, हमें अडॉप्ट करना चाहिए। इसके दो रीज़न है कि सिर्फ बैठ के ये भी है कि जब आप लैपटॉप वर्क कर रहे हैं आपकी सिर्फ नेक नहीं जाती बल्कि आपकी जो लो बैक पेन है वो भी स्टार्ट हो जाती है। तो उससे भी कमर के पट्टे भी खिंचते हैं और उनके मोरों में भी बहुत ज़्यादा मसला आता है। बिल्कुल ऐसे। अच्छा डॉक्टर आयशा, ये बताएं कि सर्वाइकल पेन के लिए कौन सी हम एक्सरसाइजेस कर सकते हैं? सबसे बेस्ट एक्सरसाइज है कि आप जो है स्ट्रेचिंग एक्सरसाइजेस करें। आप सुबह उठें, थोड़ा सा अपने शोल्डर को रिलैक्स करके आप मॉर्निंग में उठ के हम बहुत से पेशेंट्स को घर पे बताते हैं कि आप सुबह उठ के सलाम फेरे सबसे पहले उसको कुछ सेकंड्स के लिए होल्ड करें, फिर आप स्ट्रेचिंग्स ऐड कर लें। उसके बाद नेक आइसोमेट्रिक एक्सरसाइजेज होती हैं वो आप ऐड करें। अगर आप कहती है तो मैं आपको इसको करके दिखाएं। सबसे पहले आपने उठते साथ ही अपना हाथ रखना है और पूरा बैकवर्ड आपने मूव करना है और 1 सेकंड के लिए आप होल्ड करेंगे। देन आपने पूरा नेक को मूव डाउनवर्ड करना है और इसको 1 सेकंड के लिए होल्ड करें। ठीक है। रोटेशन जिसको हम सलाम कहते हैं ये आप लाजमी करें कि पूरा नेक को रोटेट करें और 1 सेकंड के लिए इसको होल्ड करके रखें। देन ऑपोजिट साइड पे भी आप इसको लेके जा सकते हैं। स्ट्रेचिंग सिंपल, आप जब काम कर रहे हैं तो नेक को थोड़ा स्ट्रेच कर लें, अपना हेड को दूसरे शोल्डर की तरफ लेके जाएं। जब आपको स्ट्रेच फील हो इसको थोड़ा सा आप होल्ड दें, ठीक है। देन ऑपोजिट साइड पे भी आप उसको लेके जा सकते हैं। कुछ आपकी अगर मसल वीक हैं तो उसके लिए आइसोमेट्रिक नेक आइसोमेट्रिक्स होती हैं, उसमें आप अपने हाथ रखें और सर को आगे की तरफ जोर लगाएं और 1 सेकंड के लिए होल्ड करके छोड़ दें। आपने ये 15 रेपिटेशन करने हैं 12 सेट के साथ। ऐसे ही बैक साइड पे बैक के मसल जो नेक के हैं, जैसे जो हमारा हम्प निकल आता है बैक साइड पे, बहुत सी फीमेल्स में भी ये कॉमन है, तो उसमें आप रखिए और बैक साइड पे आप सर को प्रेस करें, प्रेशर देना है और आपने होल्ड करना है और 15 सेकंड के लिए 1 सेकंड के लिए आप होल्ड करें। तो उसके साथ आपका जो नेक के पोस्टीरियर मसल्स हैं वो भी बहुत बेहतर हो जाते हैं। ठीक है। और इसकी 15 रेपिटेशंस हैं और 2 सेट्स हैं। अच्छा, ये बताएं कि अक्सर लोग जब सुबह उठते हैं या उनको वैसे भी शिकायत रहती है स्पेशली सुबह भी, या वो ज़्यादा देर के लिए बैठे कि हमारे पाँव सुन हो गया, हमारी टांगें सुन हो गई, और जब सुबह भी उठे हैं तो उनका बाजू सुन हो गया, क्या वो भी सर्वाइकल पेन की वजह से होता है? जी, अगर आपके बाजू सुन रो रहे हैं तो मोस्टली उसके चांसेस है कि सर्वाइकल की वजह से होगा। अगर लोअर लिम्ब भी इन्वॉल्व हो रहा है तो इसका मतलब है उसकी पूरी स्पाइन के अलाइनमेंट में कोई इश्यू आ रहा है, मोरों में मसला आ रहा है। तो वो पूरा एक प्रॉपर असेसमेंट के बाद हम उसको सिम्टम्स बता सकते हैं कि क्या इशू आ रहा है जिसकी वजह। और ब्लड सर्कुलेशन जब आपकी रुकती है तब भी आपको सुनपन होना शुरू हो जाता है। और B12 की डेफिशिएंसी से भी ये सिम्टम बहुत कॉमन है, क्योंकि आजकल हमारी डाइट बिल्कुल भी बेहतर नहीं है इसके। तो डाइट में फिर हम क्या क्या चीज़ें ऐड करें?
डाइट में सबसे ज़रूरी है कि अब हम खुद यहाँ बैठे हुए हैं, हम एसी में बैठे, हमारा बाहर का एक्सपोजर, सन एक्सपोजर बहुत कम है बाकी, और हमारी डाइट भी इस तरह नहीं है, तो सप्लीमेंट्स जो है ना बहुत ज़रूरी हैं। आप डेली सप्लीमेंट लाजमी लें, स्पेशली फीमेल्स, क्योंकि वो पोस्टमार्टम के बाद भी अपना ख्याल नहीं रखती। सिजेरियन आजकल बहुत कॉमन है, तो इस तरह उनके मसल्स बहुत जल्दी वीक होते हैं। मेरे पास मोस्टली केसेस सर्वाइकल के फीमेल्स के हैं, और जब डायग्नोसिस बनता है तो उनका मेजर कॉज ही विटामिन डी की डेफिशिएंसी आ रही होती है। ठीक है। अच्छा, तो डाइट हमें नाम बता देना चीज़ों का कि ये चीज़ें ऐड करनी है, और सप्लीमेंट्स का आपने जिक्र किया तो ये भी साथ गाइड करें कि ऑब्वियसली वो रिकमेंडेशन से आपने लेने हैं, खुद से हम नहीं ले सकते अगर कोई रेकमेंड करे, क्योंकि मैं बहुत दफ़ा बात करती हूँ, मैं बार बार करती रहूँगी, जो इन्फ्लुएंसर्स या कंटेंट क्रिएटर्स सप्लीमेंट्स रेकमेंड करते हैं वो आप ऐसे नहीं ले सकते, बिकॉज आयरन की ज़्यादती, कैल्शियम की ज़्यादती, ये भी आपके लिए बहुत ज़्यादा नुकसानदेह हो सकती है। बिल्कुल ऐसे आप सबसे पहले कि अपना ब्रेकफास्ट स्किप ना करें, सबसे ज़रूरी बात जो है, उससे भी एनर्जी, आप फ्रूट डेली लाजमी अपना इंटेक में रखें, और साथ सप्लीमेंट्स भी आप तब स्टार्ट करें जब डॉक्टर आपको खुद रिकमेंड कर रहा है, आपको असेस करने के बाद, और अपना जो है प्रॉपर एक्सरसाइजेस को भी इन्वॉल्व करके इसको एक बेहतर लाइफस्टाइल की तरफ लेके जाएं। ठीक है। अच्छा, ये बताएं कि अक्सर जो कोर्टिसोल लेवल है ना वो इंसान का जब हाई हो और उसके अलावा फिर वो 9 to 5 भी करता हो, तो उसकी वजह से उसके नेक में बहुत ज़्यादा दर्द रहने लग जाती है और अक्सर फैट भी आने लग जाता है। टेक नेक तो होती है कुछ लोगों को, लेकिन फैट भी बहुत ज़्यादा आने लग जाता है और स्वेलिंग भी बहुत रहने लग जाती है, तो उसके लिए क्या करना चाहिए? कोर्टिसोल को कम करने के लिए सबसे बेस्ट है कि आप वॉक करें। वॉक से जितना आप वॉक करते हैं, रनिंग की तरफ जाते हैं, या कोई आप ऐसा गेमिंग में एंटर हों जिसमें आप फिज़िकली एक्टिव हों, जब आपका माइंड जो है डाइवर्टेड होगा, आपका जो हैप्पी हार्मोन है वो इन्वॉल्व होगा, तो आपका जो कोर्टिसोल लेवल है वो खुद ब खुद कम होगा। और कोर्टिसोल लेवल बहुत ज़्यादा आपको अफेक्ट करता है, फैट आपका बहुत ज़्यादा कर देता है, पफिनेस आइज़ के अराउंड, फेस के अराउंड बहुत ज़्यादा कॉमन, तो हार्मोन्स और आपका साइकिल भी बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब होता है। तो बेस्ट है कि इसको वॉक के थ्रू और गेमिंग के थ्रू आप इस तरह फिजिकल एक्टिविटी में इन्वॉल्व हों कि ये बहुत ज़्यादा बेहतर हो। अच्छा, ऐसे लोगों को डाइट में क्या चीज़ें बिल्कुल अवॉइड करनी चाहिए? ऐसी डाइट में इनको जो बाहर के आप फास्ट फूड कह लें, बर्गर्स, चीज़, इस तरह की चीज़ें बिल्कुल अवॉइड करनी चाहिए, बिल्कुल नहीं खानी चाहिए। अगर खा भी रहे हैं तो एक नॉर्मल पोर्शन में खाएं कि वो आपके हार्मोन्स को या आपके बाकी चीज़ों का अफेक्ट ना कर रहा। ठीक है। और कुछ चीज़ें जो हम लाजमी ऐड करें, जैसे अगर कोई जूस है, कोई एग्स वगैरह या इस तरह की चीज़ें, वो भी बताएं। डेली के 2 एग रिकमेंडेड है, लाजमी खाएं, उसमें विटामिन डी बहुत अच्छा सोर्स है, एग्स के अंदर विटामिन ई बहुत अच्छा है, वो लाजमी खाना चाहिए। और उसके साथ आप जो हैं फ्रूट्स और जूस सबसे है, ABC रूट, हम बीट रूट, एप्पल और कैरेट का जो जूस है वो बहुत बेस्ट है, आयरन के लिए भी और आपकी फ्रेश स्किन के लिए भी बहुत अच्छा है। ठीक है। अच्छा, कोई और एक्सरसाइजेस हैं जो आप हमें बताना चाहें, जो हमें व्यूअर्स देख रहे हैं वो घर बैठे कर सकें? मैं सबको ये बताना चाहूँगी कि अपनी जनरलाइज्ड एक्सरसाइजेज में हम स्ट्रेचिंग एक्सरसाइजेज कहते हैं, और वो आपको लाजमी करें। सुबह उठते साथ सबसे पहले तो आप अपनी नेक की रोटेशन एक्सरसाइजेज जो मैंने बताई वो लाजमी करें। अच्छा, अब जिन पेशेंट्स को शोल्डर में या नमनेस हाथों में आ रही, वो क्या कर सकते हैं, अपनी शोल्डर श्रगिंग स्टार्ट करें, अपने शोल्डर को श्रग करें, 1 सेकंड का होल्ड दें, श्रगिंग करें, अपने दोनों हाथों से पीछे आप स्कैपुला को मूव करें ताकि आपकी जो पीछे पेन रेडिएट हो रही है वो बेहतर हो। आप अपने शोल्डर रोटेशन करें, ये बहुत बेहतर है। ब्रिजिंग एक्सरसाइज अगर आप लो बैक पेन के लिए कहते हैं, फीमेल्स के अंदर वो बहुत कॉमन है, और वैसे भी वो एक आइसोमेट्रिक एक्सरसाइज है, तो उसके लिए लेट के आप ब्रिजिंग एक्सरसाइजेस कर सकती हैं। कमर को उठा के कुछ सेकंड के लिए होल्ड करने से आपकी जो पूरी स्पाइन है उसकी अलाइनमेंट बहुत बेहतर रहती है। तो ये एक्सरसाइजेस डेली लाइफ में लाजमी ऐड करनी चाहिए, और वॉक लाजमी ऐड करनी चाहिए। ठीक है। अच्छा, ये बताएं कि जो हर नेक पेन है वो सर्वाइकल पेन ही होती है? नहीं, हर नेक पेन सर्वाइकल पेन से कनेक्टेड नहीं है। बहुत से बच्चों के अंदर, क्योंकि गेमिंग बहुत ज़्यादा कर रहे हैं, गेम्स बहुत खेलते हैं, पॉस्चर रिलेटेड बहुत इश्यूज आ रहे हैं, तो वो चीज़ें भी आपके मसल्स को वीक करते हैं। जब मसल वीक होते हैं, उनके ऊपर ओवर बर्डन आता है, तो वो चीज़ भी आपको नेक पेन में लेके जाती है। तो इसकी रीज़न सर्वाइकल नहीं हो सकती, इसकी रीज़न मल्टीपल इश्यूज़ हो सकते हैं। तो सबसे मेजर कॉज जो आजकल मैं देख रही हूँ बच्चों, अडल्ट्स में, स्टूडेंट्स के अंदर, लैपटॉप काम है, लैपटॉप वर्किंग है, फ़ोन्स बहुत यूज़ है, पॉस्चर जो है उनका ठीक नहीं होता, तो इस वजह से ये इशू ज़्यादा नेक पेन को। ठीक है। अच्छा, ये बताएं कि अर्ली सिम्टम्स कौन से होते हैं सर्वाइकल पेन के जो यूजुअली हम इग्नोर कर देते हैं? अर्ली सिम्टम्स सबसे पहले जो है आपकी गर्दन में बहुत अकड़ाव और दर्द रहता है, ठीक है, और साथ ही आपके शोल्डर्स और बाजू में दर्द शुरू हो जाती है।
तो और उंगलियों में नमनेस आना स्टार्ट होती है, तो ये सबसे अर्ली सिम्टम्स हैं। और माइग्रेन रहना शुरू होती है आपको, और आंखों के पीछे खिंचाव रहता है, तो ये सर्वाइकल के बहुत अर्ली सिम्टम्स आते हैं। ठीक है। अच्छा, ये बताएं कि कौन सी हम डेली जो हमारा लाइफस्टाइल है उसमें हम कौन सी ऐसी गलतियां करते हैं, जो आपने बताया लैपटॉप तो हम ऐसे झुक के यूज़ करते हैं जो कि सर्वाइकल पेन का बाइस बनती है। सबसे पहले हमें अपना, क्योंकि स्लीपिंग में जब हम अपने पिलो जो है ना वो हमारा सबसे ज़्यादा ज़रूरी होना चाहिए। मोस्टली लोग क्या करते हैं, पिलो नेक के नीचे ले लेते हैं, शोल्डर्स को अवॉइड करते हैं, वो आपका पॉस्चर इस तरह बन जाता है, ऊपर सर है नीचे कंधे हैं। तो आप जब भी पिलो यूज़ करें कम से कम आपके शोल्डर्स के हाफ तक आना चाहिए, ताकि आपकी दोनों चीज़ें बैलेंस रहें। ये सबसे एक मेजर जो है आजकल चीज़ है जो लोग इसको नहीं करते। और दूसरी बात ये है कि आप अपने नेक को और पॉस्चर को इरेक्ट रखें, ताकि आपको ज़्यादा इश्यूज़ इसमें ना आए। ठीक है। और मैट्रेस का भी बताएं कि कौन सा यूज़ करना चाहिए, बहुत ज़्यादा सॉफ्ट या फिर मेडिकेटेड, हर कोई यूज़ कर सकता है? नहीं, मेडिकेटेड हर पर्सन को सूट नहीं करता है। आप देखें कि ना बहुत सॉफ्ट हो ना बहुत हार्ड हो, जिनको मस्कुलर इश्यूज़ नहीं है, जिनको स्पाइनल इश्यूज़ हैं वो ऑर्थो मैट्रेस यूज़ करें। ठीक है। हम बात कर रहे थे सर्वाइकल पेन के हवाले से कि ये क्यों होती है और घर में हम कौन सी इजी एक्सरसाइजेस कर सकते हैं इसको कम करने के लिए और ख़त्म करने के लिए, और साथ साथ कौन से सप्लीमेंट्स है जो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, और डाइट में कौन सी चीज़ें हमें ऐड करनी चाहिए, कौन सी चीज़ें बिल्कुल अवॉइड करनी चाहिए। और इस पर बात करने के लिए मेरे साथ मौजूद थी फिजियोथेरेपिस्ट डॉक्टर आयशा सरफराज। थैंक यू सो मच फॉर योर टाइम। अभी आ लेंगे एक ब्रेक के बाद दोबारा मिलते हैं। आगे बढ़ते अपने अगले सेगमेंट की जानिब। और हुकूमत ने ऐलान किया है कि जनवरी 2027 तक गैस पर दी जाने वाली 140 अरब रुपए की क्रॉस सब्सिडी ख़त्म कर दी जाएगी और मुस्तकबिल में रियायत आमदनी की बुनियाद पर दी जाएगी। दूसरी जानिब मुल्क में पेट्रोल पर तकरीबन 145 रुपये फ़ी लीटर टैक्स वसूल किया जा रहा है, जबकि IBPs को सालाना अदायगियाँ 3400 अरब रुपये तक पहुँच चुकी हैं, जो बिजली की कीमतों में इजाफे की बड़ी वजह समझी जा रही है। मालियाती सूरत हाल भी तशवीशनाक है, जहाँ रवा माली साल के पहले 9 माह में बजट खसारा 856 अरब रुपये रहा, जबकि कर्ज़ों पर सूद की अदायगी के लिए तकरीबन 5000 अरब रुपये खर्च किए गए। और आज के प्रोग्राम में हम इन्हीं अहम माशी चैलेंजेस पर बात करेंगे कि ये फैसला मईशत को संभाल सकेगा या आवाम पर मज़ीद बोझ डालेंगे। और इस पर बात करने के लिए मेरे साथ मौजूद हैं इकोनॉमिस्ट खालिद महमूद साहब। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप? जी वालेकुम सलाम, थैंक यू वेरी मच फॉर हैविंग मी जी। यो वेलकम। अच्छा खालिद साहब, हुकूमत ने ऐलान किया है कि जो गैस पर दी जाने वाली सब्सिडी है वो 2027 तक ख़त्म कर देंगे, तो इस पर इससे क्या इफ़ेक्ट होगा? देखिए, सब्सिडीज दो तरह की होती है। एक सब्सिडी वो होती है जो टारगेटेड सब्सिडी होती है कि जो महरूम तबकात या ऐसे वल्नरेबल कम्युनिटी जिनको आप पहुंचाना चाहते हैं उन तक आप टारगेट करें, जैसे BISP है, बेनज़ीर इनकम सपोर्ट फंड है, या ये हमारे जो बिजली और गैस में जो हमारे प्रोटेक्टेड सार्फिन है उस हद तक है। अच्छा, एक सब्सिडीज गवर्नमेंट अनाउंस करती है जो कि तकरीबन अक्रॉस द बोर्ड सारों के लिए होती है, तो उसमें बहुत सारे वो तबकात भी उसका फ़ायदा उठा रहे होते हैं जिन्हें उसकी ज़रूरत नहीं होती। तो गवर्नमेंट पिछले कुछ अरसे से कोशिश कर रही है, और IMF भी इन्हें बार बार ये कह रहा है कि ये आपको सब्सिडीज जो है वो टारगेटेड सब्सिडीज पे आना चाहिए। अब जैसे प्रोटेक्टेड सार्फिन है बिजली के, उसमें भी ये हुआ है कि लोगों ने वो 2-2, 3-3 मीटर बना के कोशिश की कि अपनी स्लैब को नीचे ला सकें, तो उसमें भी अंदाजा हुआ कि काफ़ी सारे लोग ऐसे उसमें शामिल हो गए हैं जिन तक वो सब्सिडीज पहुंचनी नहीं चाहिए थी। तो ये बेसिकली उसको क्रील आउट करने की कोशिश की जा रही, नंबर 1। नंबर 2 ये है कि IMF के प्रेशर के तहत गवर्नमेंट कोशिश कर रही है कि जी सब्सिडीज कम से कम जो है ना वो की जाए। नेचुरली इसका इम्पैक्ट उन लोगों पे आएगा जो पहले इसका फायदा उठा रहे थे। जी ठीक है खालिद साहब। अच्छा, लेवी की बात कर लेते हैं, जो पेट्रोल पर बहुत ज़्यादा टैक्स है। सबसे पहले तो लेवी को एक्सप्लेन करें, क्योंकि बहुत से लोग ये कह रहे हैं कि जो लेवी है इसको टैक्स भी ना कहें, इसको तो भत्ता कहें जो हमारी फेडरल गवर्नमेंट ले रही है हमसे, तो इसको आप कैसे देखते हैं? बेसिकली इसकी एक टेक्निकल रीजन है कि इसे लीवी कहा जाता है, क्योंकि जब आप टैक्स कहते हैं तो वो बेसिकली डिविजिबल पूल में चली जाती है। तो डिविजिबल पूल में फिर एक तरीकाकार कॉन्स्टिट्यूशन में तय है कि किस तरह वो जो है ना वो फेडरल रेवेन्यू जो है वो तकसीम होंगे एंड सो ऑन सो फोर्थ। तो उस चीज़ को अवॉइड करने के लिए इसको टेक्निकली लीवी का नाम दिया गया। उसकी एक कॉन्स्टिट्यूशनल रीजन है, उसकी प्रोटेक्शन उसे हासिल हो जाती है। तो यूँ वो लीवी आयत जो होती है, लीवी की जो बाई नेचर है सच, तो वो एक डायरेक्टली फेडरल एक्सचेकर में जो है ना वो अमाउंट चली जाती है। तो दैट इज द रीजन ये उस तरह का फॉर्मल टैक्स नहीं कहा जाता और इसको लीवी कहा जाता, नंबर 1। नंबर 2, अगर स्टैटिस्टिक्स उठा के देखें तो गवर्नमेंट जो क्लेम कर रही है कि जी हमने पहले
अपना जो प्राइमरी सरप्लस और हमने काफी जो डेफिसिट जो है वो कम किया है, तो उसमें अगर आप देखें तो तीन बड़े मेजर आइटम्स हैं और उसमें बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन, सबसे बड़ा कंट्रीब्यूशन गालिबन जो है वो पेट्रोल लीवीज का है। तो लीवी को तो गवर्नमेंट जो है वो बुनियादी तौर पे अपने रेवेन्यू बढ़ाने के लिए इस्तेमाल कर रही है। अभी ये जो उनके टैक्सेशन के रेवेन्यूज है, क्योंकि उसमें ठीक ठाक शॉर्टफॉल था, तो ईरान वॉर में हालांकि प्राइसेस बढ़ी हैं, सारा कुछ हुआ है, लेकिन हुकूमत जो है उसने इस दौरान भी अपना जो रेवेन्यू टारगेट के हुसूल का अपना हदफ है उसको पीछे नहीं छोड़ा। तो लिहाजा उसमें ये है कि प्राइसेस बढ़ाते हुए उन्होंने इसके बावजूद लीवी को कम नहीं किया। तो अब हुकूमत की ये मजबूरी है कि लीवी जो है वो उनका एक सबसे बड़ा एक रेवेन्यू के हथियार है, तो वो तो इस लोग इस्तेमाल करेंगे। पब्लिक क्रिटिसिज्म जितनी भी हुई है, आप देखिए कि पीएम से लेके उनकी तमाम काबीना ने उसको हमेशा उस क्रिटिसिज्म को सहा है, लेकिन फैक्ट ऑफ द मैटर इज कि रेवेन्यू जनरेशन में पेट्रोल लीवी का इतना बड़ा कंट्रीब्यूशन है, इतना मेजर कंट्रीब्यूशन है कि गवर्नमेंट इससे पीछे हट नहीं सकती। क्यों नहीं हट सकती? उसकी वजह यह है कि हमारा जो इकोनॉमिक स्ट्रक्चर है उसमें टैक्स टू जीडीपी रेशियो बड़ी मुश्किल से भी 11% के करीब है। अच्छा, अब ये है कि डायरेक्ट टैक्सेस जितने आप कलेक्ट कर सकते थे पिछले 10 साल में उसका बर्डन बढ़ता चला जा रहा है। तो जो हमारा खासा बड़ा एक सेगमेंट है जो कि अनडॉक्यूमेंटेड इकोनॉमी है, वो तो अभी भी टैक्स फ्री है। तो लिहाजा ये है कि आपको वो जो कंजम्पशन बेस्ड, इनकम बेस्ड जो रेवेन्यूज होने चाहिए, टैक्सेशन का स्ट्रक्चर होना चाहिए, वो हम आज तक कर नहीं पाए। नतीजा ये है कि हम उन एरियाज को पकड़ लेते हैं कि जहां से वो डायरेक्टली हमें टैक्सेशन मिल रही होती है। तो ऑल सेड एंड डन ये हमारी इकोनॉमिक स्ट्रक्चर की एनैमली है, जिसकी वजह से पास्ट में भी हुकूमत इस पे मजबूर होती रही है, जितनी भी किस्म की गवर्नमेंट आई हैं, और इस वक्त और आने वाली गवर्नमेंट का भी इमीडिएटली तो रास्ता यही है। जी ठीक है। अच्छा सर, ये बताएं कि व्हाट डू यू थिंक जो पेट्रोलियम लेवी है वो इकोनॉमिक रिफॉर्म है या शॉर्ट टर्म रेवेन्यू कलेक्शन? ये शॉर्ट टर्म रेवेन्यू कलेक्शन है, लॉन्ग टर्म तो ये ना है ना होनी चाहिए। वैसे खैर अराउंड द वर्ल्ड ये है कि पेट्रोल लीवी या पेट्रोल के ऊपर जो टैक्स कलेक्शन है, इट इज वन ऑफ द मेजर रेवेन्यू सोर्स फॉर ऑल द गवर्नमेंट्स, लेकिन एक बैलेंस तरीके से होना चाहिए। हमारे यहाँ अनफॉर्चुनेटली ये जो अपना रेवेन्यू कलेक्शन में इसका हिस्सा जो है वो नॉर्मली हाई है और गवर्नमेंट इसके ऊपर बहुत ज्यादा ओवर रिलायंट और ओवर डिपेंडेंट हो गई है, जो कि गलत बात है। ठीक है। अच्छा सर, ये बताएं कि जो टैक्स बर्डन है वो मोस्टली क्या जो सैलरीड और मिडिल क्लास है उन पर है? अनफॉर्चुनेटली हम हमारी क्योंकि अनडॉक्यूमेंटेड इकोनॉमी का साइज जो है वो तकरीबन कहा जा रहा है कि तकरीबन 2/3 या 60% हमारी इकोनॉमी अनडॉक्यूमेंटेड है। तो इसका मतलब ये हुआ कि तकरीबन जो 60% अनडॉक्यूमेंटेड इकोनॉमी है वो फॉर्मल आपके डॉक्यूमेंटेशन में नहीं है, फॉर्मल टैक्स नेट में नहीं है। अब अगर वो नहीं है तो जो बेचारे टैक्स नेट में आ गए, सैलरीड इनकम का ये होता है कि सैलरी लोग जो है वो आराम से सारे के सारे टैक्स नेट में होते हैं। अच्छा, जो आपकी कंपनीज होती हैं, जो कारोबार आपके सेल्स टैक्स के तहत रजिस्टर्ड होते हैं, तो जो जो जहां जहां कोई कोई रजिस्टर्ड इदारा है या कारोबार है, वो तो टैक्स नेट में आते हैं। और उसका हमने देखा यही है, खासतौर पे जब पिछले 10-15 साल से आईएमएफ के प्रेशर से और हुकूमत के अपने जो बजट के टारगेट्स हैं उसमें ये है कि इकोनॉमिक ग्रोथ तो आ नहीं सकी, क्योंकि इकोनॉमिक स्टैग्नेशन सी चल रही है। तो उसमें सारे का सारा बर्डन यही है कि जो लोग ऑलरेडी टैक्स नेट में आए हुए उनको मजीद निचोड़ते जाएं। उसमें तनख्वाहदार तबका भी है, कारोबार भी है, एंड सो ऑन सो फोर्थ। अब आप इस चीज से अंदाजा लगाइए कि हमारी जो पॉपुलेशन ग्रोथ है वो रफली अबाउट 2.5% पर एनम है, विच इज वन ऑफ द हाईएस्ट इन द वर्ल्ड। और हमारी जो इकोनॉमिक ग्रोथ ये 2025-26 में एक्सपेक्टेड थी 4%, लेकिन अब रिवाइज करके डाउनवर्ड इसको 3.7% किया है। अब मुझे ये बताइए कि एक मुल्क जिसमें कि पॉपुलेशन ग्रोथ 2.5% है, उसमें अगर इकोनॉमिक ग्रोथ 3.7% है, तो इसका मतलब है कि रियल ग्रोथ तो ना होने के बराबर हुई ना। उसको फर्दर अगर आप डिकोड करते हैं तो आपकी जो इंडस्ट्री है पिछले 9 माह में, जो फिगर अभी आए हैं सामने, पिछले 9 माह में जो इंडस्ट्री की ग्रोथ है दैट इज हार्डली 2.9%। और आपकी जो एग्रीकल्चर ग्रोथ एस्टिमेट की गई है दैट इज हार्डली अबाउट 3.55% और समथिंग लाइक दैट। सर्विसेज में थोड़ा सा जो है ना वो ग्रोथ ज्यादा बेहतर है। इट मींस के इफेक्टिवली हम इकोनॉमिकली स्टेगनेशन का शिकार हैं, और ये इस साल की बात नहीं हो रही। हम अगर पिछले 10 साल का अपना डेटा निकाल के देख लें तो हमारी जो इकोनॉमिक ग्रोथ है वो कभी भी 5% 7% वाले फिगर में थोड़े से पीरियड के लिए गई है, उसके बाद फिर आके इसी पीरियड 3 से 4% में फंसी रही है। दैट इज द रियल प्रॉब्लम कि हमारी इकोनॉमी जो है उसमें ग्रोथ नहीं आ रही। जब ग्रोथ नहीं आ रही, आपके एक्सपेंडिचर्स मुसलसल बढ़ते जा रहे हैं। अब अगर आपके मुसलसल एक्सपेंडिचर बढ़ते जाएंगे, आप क्या करोगे कि आप रेवेन्यू के लिए उन रेवेन्यूज को देखोगे, तो आप ये देखोगे कि पिछले खासतौर पे 10-15 सालों में, 10 सालों में खासतौर पे हमारी इकोनॉमिक ग्रोथ तो नहीं हुई है, लेकिन एक्सपेंडिचर ग्रोथ धड़ाधड़ हुई है। अब उस एक्सपेंडिचर को पूरा करने के लिए आपने क्या किया है
कि आपने टैक्सेशन जो है ना वो हर तरह से लगा के उसको रेवेन्यू को इकट्ठा करने की कोशिश की है, और साथ में फिर ये है कि IMF के हम उतने ही मोहताज होते चले गए। ठीक है। अच्छा सर, ये बताएं कि जैसे कि आपने बात की है कि बहुत से लोग टैक्स नेट से बाहर है, तो आपको नहीं लगता कि एलीट कैप्चर की वजह से जो पावरफुल सेक्टर्स हैं हमारे वो टैक्स नेट से बाहर है, तो क्या गवर्नमेंट नाकाम है उनको टैक्स नेट में नहीं ला सकती? इसका सोल्यूशन क्या है? आपका क्या ख्याल है? गवर्नमेंट में आम लोग बैठे हुए हैं? गवर्नमेंट में भी तो एलीट लोग बैठे हुए हैं ना, और गवर्नमेंट सिर्फ इलेक्टेड लोगों का नाम तो नहीं है। राइट। गवर्नमेंट के जितने भी इंस्टीट्यूशंस होते हैं, देखिए पार्लियामेंट में तो 850 के लगभग लोग जो है ना वो बैठे हुए हैं, लेकिन उसके अलावा जो हुकूमत का नज़्म है उसमें ब्यूरोक्रेसी भी है, उसमें जुडिशरी भी है, उसमें और बहुत सारे जो है ना वो इदारे हैं, तो वो लाखों लोग हैं। तो ये सारे के सारे, आपका क्या ख्याल है, आम लोगों से आते हैं, ठीक है ना? तो ये आप देखिए पब्लिक सेक्टर पर एग्जाम्पल, छोटी सी मिसाल दूं कि पब्लिक सेक्टर ऑर्गेनाइजेशन जो हमारी पब्लिक कॉर्पोरेशन हैं, पब्लिक सेक्टर कॉर्पोरेशन जिन्हें हम कहते हैं, जो मुख्तलिफ तरह की गवर्नमेंट ओन्ड ऑर्गेनाइजेशन है, इनका जो सालाना लॉस है वो तकरीबन 700 से लेके 800 अरब तक जो है ना वो सालाना है, और कई सालों से हुकूमत जो है ना उसको भुगतती चली जा रही है, लेकिन उनके लॉसेस को रोकने की इसलिए कोशिश नहीं की गई कि उसके बेनिफिशियरी सियासतदान भी हैं, गैर सियासतदान भी हैं, सारे भी हैं। तो ये जो आप बात कर रहे हैं कि एलीट, भाई हुकूमत ही सिर्फ एलीट नहीं है, यहाँ एक पूरा तबका है जो हुकूमत और हुकूमत के साथ जो अलाइड इदारे और बाकी जो नज़्म है उसको चला रहे हैं, और ये सारे उसके खोशाचीन है। तो जब उनको मतलब है कि एक जिंदगी अच्छी मिली हुई है तो क्यों वो तकलीफ करेंगे? तकलीफ उठाने के लिए आम आदमी तो है ना। कि कौन से चैलेंजेस का हम सामना कर रहे हैं, और कुछ बात कर रहे थे कि क्या आने वाले दिनों में मज़ीद महंगाई होगी और क्या टैक्सेस में इजाफा होगा या नहीं, और इस पर बात करने के लिए मेरे साथ मौजूद है खालिद महमूद। बहुत शुक्रिया आपका। आगे बढ़ते हैं अपने सेगमेंट की जानिब, और आज बात करेंगे कि कभी कभी कुछ लोग हमारी ज़िंदगी से चले जाते हैं लेकिन हमारे दिल और दिमाग से नहीं जाते। हम जानते भी हैं कि वो अटैचमेंट हमें तकलीफ़ दे रही है, फिर भी ख़ुद को उससे अलग नहीं कर पाते। आखिर ऐसा क्यों होता है, और क्या ये सिर्फ जज्बात होते हैं या फिर हार्मोन्स और हमारे दिमाग में कुछ केमिकल तब्दीलियाँ हो रही होती हैं? और सबसे इम्पॉर्टेंट बात, इंसान खुद को किसी नेगेटिव अटैचमेंट से कैसे अलग करे। और कभी कभी कुछ लोग हमारे साथ होते हैं जो कि हमें बहुत ज़्यादा तकलीफ़ दे रहे होते हैं, लेकिन हम उनसे भी अटैच होते चले जाते हैं। तो इस पर बात करेंगे। मेरे साथ मौजूद है माहिर नफ्सियात हिना फातिमा। अस्सलाम वालेकुम, कैसी हैं आप? वालेकुम अस्सलाम, अल्हम्दुलिल्लाह, आई एम गुड। अच्छा हिना, सबसे पहले तो बताएं कि ये जो अटैचमेंट है, कभी कभी सिर्फ एक नेगेटिव अटैचमेंट होती है हमें और हम उसको प्यार का नाम दे देते हैं, तो सबसे पहले तो बताएं कि इसको हम कैसे आइडेंटिफाई कर सकते हैं कि हम किसी इंसान से बहुत ज़्यादा अटैच हो रहे हैं और वो हमारे लिए नेगेटिव है। ओके, अटैचमेंट जो है वो पॉजिटिव भी होती है नूर, और नेगेटिव भी होती है। पॉजिटिव अटैचमेंट को आज की साइंस जो है वो लव का नाम दे देती है, और नेगेटिव अटैचमेंट जो है उसको टॉक्सिसिटी का नाम दे दिया जाता है। ठीक है, पॉजिटिव अटैचमेंट जो होती है, या फिर हम सादा अल्फाज में ये कहें कि जो मोहब्बत होती है उसकी निशानदही किस तरह से करें और नेगेटिव अटैचमेंट को किस तरह से फिगर आउट करें। इसमें पहली चीज़ ये आती है कि जब आपको किसी से प्यार होता है ना, आप उसकी इज़्ज़त करते हैं सबसे पहले, और दूसरे नंबर पे आप उसकी चॉइसेस उसको खुद लेने देते हैं। उसको क्या पसंद है, वो अपनी लाइफ में क्या करना चाहता है, वो अपनी लाइफ के डिसीजंस क्या लेना चाहता है, आप गाइड करते हैं लेकिन ज़बरदस्ती नहीं करते हैं। यहीं पर जो नेगेटिव अटैचमेंट होती है ना, उसमें ज़बरदस्ती आ जाती है, क्योंकि आपको खो देने का डर होता है। यहाँ पर समझने वाली बात यह है कि मोहब्बत में खो देने का डर नहीं होता। आपका एक जज्बा होता है जिसको आप फील कर रहे होते हैं और सामने वाले की भलाई चाह रहे होते हैं। लेकिन जो नेगेटिव अटैचमेंट होती है उसमें खो देने का डर बहुत ज़्यादा होता है, तो फिर आप ज़िद भी कर रहे होते हैं, फिर आप अपनी बातें भी मनवा रहे होते हैं। यहीं पे बात आती है दूसरी चीज़ की, डैट इज़ योर इमोशंस। जो मोहब्बत होती है उसमें आप डे बाय डे अपने आप को इमोशनली ग्रो कर रहे होते हैं, या जो पॉजिटिव अटैचमेंट होती है वो आपकी लाइफ में एक वैल्यू ऐड कर रही होती है, जिसमें आप अपने इमोशंस को अंडरस्टैंड कर रहे होते हैं और डे बाय डे उसको इन्हांस करने की कोशिश कर रहे होते हैं। यानी आप दिन ब दिन अपना रवैया ऐसा रखते हैं कि दूसरे वाले इंसान को कोई तकलीफ़ ना हो, या सामने वाले इंसान को अगर आपके किसी रवैये से मसला होता है तो आप उसको ठीक करने की कोशिश करते हैं। इसी के बिल्कुल ऑपोजिट नेगेटिव अटैचमेंट में ये होता है कि जो आपके इमोशनल पैटर्न्स होते हैं ना, उसमें डिपेंडेंसी बहुत ज़्यादा आ जाती है। यानी सामने वाला इंसान आपके साथ जिस तरह से बात कर रहा है उस तरीके से आपका मूड जो है वो चेंज हो रहा होता है। एग्जैक्टली, आप डिपेंड करने लग जाते हैं। बिल्कुल ऐसे ही है। तो ये दो चीज़ें आपने ध्यान में रखनी है। नेगेटिव अटैचमेंट में खो देने का डर बहुत ज़्यादा होता है और आप डिक्टेट बहुत ज़्यादा कर रहे होते हैं, और दूसरी बात यही आती है कि आप इमोशनली बहुत ज़्यादा डिपेंड कर रहे होते हैं। अच्छा ये बताया है ना कि अटैच होना तो बहुत आसान है,
और डिटैच होना बहुत मुश्किल। बिल्कुल ऐसा ऐसा ही क्यों है। होता है? और ये ज़रूरी नहीं है कि कोई इंसान ही हो, कभी कोई सिचुएशन होती है, कोई चीज़ होती है, उससे भी आप डिटैच नहीं हो पाते, तो ऐसा क्यों बिल्कुल होता है? ऐसे ही है। इसमें बहुत बड़ा रोल आता है आपके इमोशंस का और आपकी फीलिंग्स का। हम अक्सर कहते हैं कि मेमोरी जो है वो रह जाती है, यानी True. यादें रह जाती हैं। इंसान जो है वो समटाइम्स आपके पास होता है, समटाइम्स नहीं होता, या सिचुएशन होती है और समटाइम्स नहीं होती। ऐसा इस वजह से होता है क्योंकि हमारा जो बेसिकली अमिगडाला है वो उस मेमोरी को जो कि हमारे इमोशंस के साथ अटैच है उसको डिफरेंटली स्टोर करता है। यानी फॉर एग्जांपल मैं कहीं पे गई, मैंने कुछ खाया, मैंने किसी से कोई बात की, वो मेरी मेमोरी डिफरेंट तरीके से स्टोर होगी और वो मेमोरी जिसके साथ मेरे इमोशंस अटैच हो जाएंगे। फॉर एग्जांपल मैं किसी से मिली, मुझे मिलके बहुत अच्छा लगा, मैंने बहुत अच्छा टाइम स्पेंड किया उनके साथ, तो वहाँ पे मेरे इमोशंस अटैच हो गए। अब जब मेरे इमोशंस अटैच हो जाएंगे तो वो मेमोरी मेरी डिफरेंट तरीके से स्टोर हो जाएगी, इसीलिए लोग डिटैच नहीं हो पा रहे होते हैं। फिर इसकी दूसरी रीज़न ये होती है कि इंसान जो है वो ह्यूमन बॉन्डिंग को सर्वाइवल लेवल इम्पोर्टेंस देता है। यानी अगर आप किसी चीज़ को सर्वाइवल लेवल इम्पोर्टेंस दे रहे होते हैं ना, तो उसका मतलब ये होता है कि अगर वो चीज़ आपकी ज़िंदगी में नहीं ना रहेगी, आपको ये फील होगा कि ज़िंदगी जो है वो बस ख़त्म हो गई है। दो इसके सबसे बड़े रीज़न्स होते हैं। एक तो मेमोरी जो है जब इमोशंस के साथ अटैच हो जाती है तो वो डिफरेंट तरीके से आपकी ब्रेन में स्टोर हो रही होती है। दूसरा रीज़न ये होता है कि ह्यूमन जो है वो बॉन्डिंग को सर्वाइवल मोड इम्पोर्टेंस दे रहे होते हैं। तो जब एक इंसान आपसे अलग हो रहा होता है तो फिर आपको ऐसा लगता है कि आपकी ज़िंदगी जो है वो ख़त्म हो रही है। कोई कॉर्ड है जो अटैच है और वो कट हो रही है, कुछ ऐसा ड्रामेटिक चीज़ होती है। अच्छा है ना, लोगों को ना अभी तक ये पता नहीं है कि जब आप खुश हैं तब आपके दिमाग में कोई केमिकल रिएक्शन हो रहा है, जब आप दुखी हैं तो आपके दिमाग में कोई केमिकल रिएक्शन हो रहा है, और जब आप किसी चीज़ को छोड़ते हैं, जैसे कि मैंने बात की इंसानों की बात नहीं है, कोई ड्रग भी है, आपको उससे खुशी मिलती है, जब आप वो छोड़ते हैं तो विड्रॉल सिम्टम्स होते हैं, तो ऐसे इंसानों के साथ भी होते हैं। तो मुझे तो ये टिप बड़ी फ़ायदेमंद लगती है कि आप तब अपने आप को कहते हो इट्स नॉट दैट सीरियस, इट इज़ नॉट रियल, ये मेरे दिमाग में सिर्फ एक केमिकल रिएक्शन हो रहा है। तो इसको थोड़ा सा एक्सप्लेन करें, क्योंकि इससे बहुत ज़्यादा ना आपको वो हो जाता है, अगर आप बहुत ज़्यादा किसी चीज़ को लेके बहुत ऑब्सेस हो रहे हो तो आप आहिस्ता आहिस्ता पीछे हो जाते हो। तो ये टिप कितनी अच्छी है? बहुत अच्छी है, बिकॉज ज़िंदगी गुजारने का एक असूल है, दैट इज़ कि अपने दिमाग पे किसी भी चीज़ को, किसी भी इंसान को हावी नहीं होने देना, अपने से ज़्यादा किसी और इंसान को इम्पोर्टेंस नहीं देनी है। यहाँ तक कि आपका शौहर भी है ना, आपने इतना ज़्यादा उसे सर पे सवार नहीं करना कि उसकी एक एक बोली हुई बात आपको चुभना शुरू हो जाए और आप तह से तह निकालने लग जाएं कि उसने ऐसा बोला तो क्यों बोला, उसने ऐसे देखा तो क्यों देखा। यहीं पे ये चीज़ आती है कि आपने किसी इंसान को अपने ऊपर हावी नहीं होने देना। अब जहाँ पे बात करते हैं ना हम हार्मोन्स की, या हम बात करते हैं न्यूरोट्रांसमीटर्स की, तो ऐसा ही है, अल्लाह ताला ने पूरी जो कायनात है वो एक सिस्टम के थ्रू बनाई है ना। बिल्कुल ऐसे ही जब हमें कोई अच्छा लग रहा होता है उसमें बहुत ज़्यादा रोल हमारे न्यूरोट्रांसमीटर्स का आ रहा होता है। न्यूरोट्रांसमीटर्स का रोल ये आ रहा होता है कि फॉर एग्जांपल मैं किसी के साथ बैठी, मुझे बात करके अच्छा लगा, मेरे ब्रेन में एक न्यूरोट्रांसमीटर रिलीज़ हुआ, डैट इज़ डोपामिन। उसने मुझे अच्छे लगने वाली फीलिंग्स जो हैं वो दी, मेरी बॉडी में मुझे पता चल गया कि इस इंसान के साथ बैठ के मुझे अच्छा लगता है। अब जब आप किसी के साथ अटैच होते हो ना, वहाँ पे यही होता है कि सामने वाले का अच्छा रवैया या सामने वाले को देखकर किसी न किसी चीज़ से आपके ब्रेन में डोपामिन रिलीज़ हो रहा होता है। अब डिटैचमेंट में हम डोपामिन रिलीज़ करवाते हैं लेकिन उस इंसान की मौजूदगी में नहीं करवा रहे होते। फॉर एग्जांपल जब हम कहते हैं कि आपने किसी से डिटैच होना है तो डोपामिन तो ब्रेन बार बार क्रेव करेगा, ये तो एक लूप है ना। अब आपका ब्रेन बार बार क्रेव करेगा कि डोपामिन रिलीज़ नहीं हो रहा तो आपको अच्छा नहीं लग रहा। हम कहते हैं अपनी लाइफ का कोई सेकंड मीनिंग तलाश करें, बिल्कुल अपना कोई उसको करियर रिप्लेस का एग्जैक्टली आपका कोई करियर का गोल है, उसको आइडेंटिफाई करें और उसके लिए मेहनत स्टार्ट कर दें। जब आप उसको अचीव करेंगे आपको अच्छा फील होगा, डोपामिन रिलीज़ होगा, तो आपको उस पर्सन की क्रेविंग जो है वो होना कम हो जाएगी। बहुत ईजी टिप हम दे रहे होते हैं कि आप एक्सरसाइज स्टार्ट कर दें, ठीक है। बहुत से लोग जिम ज्वाइन कर लेते हैं, हम कहते हैं कि अपना एक टाइम टेबल सेट कर लें, अपने डेली बेसिस के छोटे छोटे जो गोल्स हैं वो सेट कर लें। फॉर एग्जांपल आपका ये गोल होना चाहिए कि आज के दिन मैंने 30 मिनट्स की वॉक करनी है। जब आप कर लेंगे ना आपको पता होगा मैंने ये गोल अचीव कर लिया तो डोपामिन रिलीज होगा। अक्सर कुछ लोग जब नो कांटेक्ट में जाते हैं तो फिर वो जब एक मैसेज आता है वो पूरी नो कांटेक्ट की जो उनकी 3 महीने की एफर्ट होती है वो खत्म हो जाती है। बिल्कुल ऐसे तो हाउ इम्पोर्टेंट इज दिस कि जब नो कांटेक्ट आपने रख लिया तो उसको पूरी तरह प्रैक्टिस करना है। और नो कांटेक्ट का मतलब ये नहीं होता कि सिर्फ आपने टेक्स्ट
टेक्स्ट नहीं करना, कॉल नहीं करनी, आपने स्टॉक भी नहीं करना। एग्जैक्टली, आपने सोशल energy मीडिया कम देनी से कम ही यूज़ नहीं है करना किसी है। भी तरह। बिल्कुल ऐसे ही है, लोग यहाँ पे गलती ये करते हैं, फॉर एग्जांपल किसी इंसान के साथ नो कांटेक्ट रूल बना लिया, अब करते ही हैं सोशल मीडिया स्क्रॉल कर रहे होते हैं, या तो उसको स्टॉक कर रहे होते हैं या फिर वैसी रील्स देख रहे होते हैं। जब आप रील्स भी देख रहे होते हैं ना, आपका डोपामिन जो है वो बार बार रिलीज़ हो रहा होता है, तो आपने खुद को मजबूत तो किया ही नहीं, आपने डोपामिन की एडिक्शन को कंट्रोल करने की कोशिश की ही नहीं। हमने सेगमेंट के बिल्कुल स्टार्ट में भी एक बात बोली थी, डैट इज़ कि किसी भी इंसान को खुद पे हावी होने का मौका ना दें। तो जब आपकी स्ट्रॉन्ग डिटर्मिनेशन होती है ना, और आपने ये फैसला कर लिया होता है कि आपने अपना डोपामिन भी रिलीज़ नहीं होने देना, और आपने अपने न्यूरोट्रांसमीटर्स को भी अपने कंट्रोल में रखना है और अपनी ज़ात को भी कंट्रोल में रखना है, तो फिर आप स्टॉक भी नहीं कर रहे होते हैं, फिर आप फेक डोपामिन भी तलाश करने की कोशिश नहीं कर रहे होते हैं। बिल्कुल ऐसे ही। अच्छा ये बताएं कि हम जाते जाते हमें क्विकली आपने बताना है कि इंसान खुद को इमोशनली स्ट्रॉन्ग कैसे कर सकता है। वेरी गुड क्वेश्चन। सबसे पहले अपनी सेल्फ वर्थ को हाई करें, अपनी ज़ात की जो खूबियाँ हैं वो फिगर आउट करें, किसी कागज़ पे लिख लें। 10 खूबियाँ अपनी आज ही बैठ के किसी पेज पे लिखना स्टार्ट करें। उसके बाद अपनी 10 बुराइयाँ जो हैं वो किसी पेज पे लिखें। आपको पता चल जाएगा कि आपकी ज़ात में अल्लाह ताला ने क्या खूबियाँ पैदा की हैं और आप ही की ज़ात में अल्लाह ताला ने क्या कमियाँ पैदा की हैं, और जो कमियां हैं उनको दूर करने की डे बाय डे कोशिश जो है वो स्टार्ट कर लें। दूसरी चीज़ ये आती है कि आप अपनी एक रूटीन जो है वो फाइनलाइज कर लें। जब आपकी रूटीन ठीक नहीं ना होती है, आपके हार्मोन्स वैसे ही डिस्टर्ब हो जाते हैं, आपके न्यूरोट्रांसमीटर्स वैसे ही ख़राब हुए हुए होते हैं। अपनी डाइट पे भी तवज्जो दें और ख़ुद को अहमियत दें, और अपनी बाउंड्रीज़ लाजमी क्रिएट करें। 2 तरह की बाउंड्रीज़ होती हैं, कुछ फ्लेक्सिबल बाउंड्रीज़ होती हैं, जब आप किसी के साथ कोई ताल्लुक़ बनाते हैं आप उन बाउंड्रीज़ को थोड़ा बहुत चेंज कर लेते हैं, ठीक है, वो फ्लेक्सिबल बाउंड्रीज़ होती हैं, और शादी के बाद हर जोड़े को वो बाउंड्रीज चेंज करनी पड़ती हैं, ठीक है, इसी तरह से ताल्लुक चलता है। लेकिन कुछ ऐसी बाउंड्रीज होती हैं जो बड़ी रिजिड बाउंड्रीज होती हैं, अपनी वो रिजिड बाउंड्रीज बनाएं जिससे एग्जैक्टली, और उन पे आपको कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करना चाहिए, क्योंकि फिर उससे आपकी है। ज़ात इफेक्ट होती है, आपके फिजिकल हेल्थ भी इफेक्ट होती है और मेंटल हेल्थ भी इफेक्ट होती है। बात कर रहे थे हम डिटैचमेंट के हवाले से कि खुद को हम कैसे डिटैच कर सकते हैं, और इस पर बात करने के लिए मेरे साथ मौजूद थी हिना फातिमा। थैंक यू सो मच फॉर योर टाइम। वेलकम, थैंक यू। अब यहाँ लेंगे एक ब्रेक के बाद दोबारा मिलते हैं।